नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम युवा सोच न्यू अप्रोच। भारत आज़ाद हो चुका है। हमने अभी अभी कुछ साल पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका उद्देश्य था बच्चों को पता लगे कि हमारी जो आज़ादी है उसमें हमने कितना बलिदान दिया और क्या हम उस आज़ादी के महत्व को समझते हैं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए सभी डॉक्टर साहब का। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना बच्चों संभाल के। क्या उस जो तूफान से ये देश बाहर निकला है, क्या उसको संभालने में आप आज़ादी का कितना रोल मानते हैं? क्या है आज़ादी आपके शब्दों में, बताएं। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है इस देश के हर युवा को एकजुट रखना, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त करी तब उस समय सब एक साथ थे, और जब सब एक साथ हुए, एकजुट हुए, तब हमने अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाया। तो इस समय भी मेरा ये कहना है कि अगर सब लोग एक साथ रहेंगे, हर व्यक्ति एकजुट रहेगा, खास करके युवा पीढ़ी एक साथ रहेगी, तब हमारा देश हर फील्ड में बेहद तरक्की करेगा। हाँ जी, अब बताइए क्या है आज़ादी का मतलब? सर, मेरे हिसाब से आज़ादी का अर्थ ये है कि सबके साथ समान शिक्षा मिलनी चाहिए सबको। आप बताइए क्या है आज़ादी का मतलब? सर, मेरे हिसाब से आज़ादी सबसे पहले आती है जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं, और अगर वहाँ इज्जत नहीं है तो आज़ादी भी नहीं है। सबका मान सम्मान। सर क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बच्चे ने जो पूछा कि सबका सम्मान होना चाहिए, ये आज़ादी है। बच्चा जो बोल रहा है वो बच्चे ने जो अब तक की शिक्षा प्राप्त की है अपने घर में या विद्यालय में, जितना उसने सीखा है उतना बोलेगा। और बच्चों से मैं बहुत उम्मीद यूँ नहीं करता कि हमारी शिक्षा पद्धति में इनको बहुत कुछ सिखाया भी नहीं गया। कुछ शब्द हमने रट लिए। अब आपने जिस कवि के वो शब्द बोले थे, मैं बच्चों से पूछूँ किस कवि का नाम पता है कि जिसने ये लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के बच्चों तुम रखोगे संभाल के, ऐसा विश्वास के साथ किस कवि ने लिखी थी ये लाइनें? तो ये कवि प्रदीप ने लिखी थी। एक फिल्म के गीत होते हुए भी कवि प्रदीप ने इस देश को बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए। और ख़ास तौर पे जब हम चाइना से हारे थे तो जिस समय जो सबसे ज़्यादा जो गीत गाया गया था और जिसमें सबके आंसू आ गए थे, लता दीदी ने गाया था, वो भी कवि प्रदीप ने लिखा था। कौन सा था गीत, बता पाएंगे? आँख में भर लो पानी। आया ध्यान? थोड़ा आया ना? तो ऐसे कवि प्रदीप के ये, परंतु अभी मेरे इस बच्चे ने क्या बताया, स्वतंत्रता का आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताई। हमें सिखा दिया सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और सब ने मिल के आज़ादी प्राप्त की, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया है। अगर ये बात सच थी तो पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना? और सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ देश में जो हैं, टोटल 1 लाख से भी कम, वो कौन है? पारसी। और पारसियों में यदि आज 100 नाम गिनाने तो हम बैठे बैठे आप ही गिना दोगे 100 अच्छे पारसियों के नाम, जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो 100 नाम बता सकते हैं, जबकि उनकी आबादी कुल 60,000 है। परंतु वो तो माइनॉरिटी का ना स्टेटस मांग रहे, ना अपने आप को ये कहते कि हम भारतीय नहीं हैं। टाटा का भी कहता सुना क्या आपने? जिसके अपनी संतान ही नहीं है, सबसे ज़्यादा दान करता हो, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता हो, ऐसे टाटा का नाम तो सबने सुना है ना? गॉडरेज साबुन वगैरह सबने यूज़ किया होगा। छोटे नगण्य आबादी, और जो अपने आप को 15-20 करोड़ मानते हों, और 20-20 करोड़ के 2 देश हमसे अलग करा लिए 47 में, और हम यही गाते रहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। अगर भाई भाई हैं तो फिर से एक क्यों नहीं हो जाते? फिर से अलग होने के लिए क्यों कोशिश जारी है? क्यों भारत के अंदर गणेश उत्सव पे पत्थर बरसाए जाएंगे? क्यों
ये कहा जाएगा कि हमारे इस धर्म स्थान से आगे से निकलने से पहले सब चुप होके जाएं। ये कल भी आपने सुना होगा, अबू आज़मी महाराष्ट्र में बोल रहा है, तो इससे तो भाई भाई तो नहीं हुए। देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए बलिदान दिए, जिसने बलिदान ज़्यादा दिए वो लोग आज भी बेचारे, चंद्रशेखर आज़ाद का तो नाम सबने सुना होगा, उसकी सगी बहन बर्तन मांजती हुई देखी गई थी, अब तो 40 साल पहले की बात। शहीद भगत सिंह का नाम सबने सुना है, कोई उसके परिवार के नाम का आता पता है किसी को? क्योंकि विवाह तो नहीं किया था उसने भी। तो देश को आज़ादी दिला दी बिना खड़ग बिना ढाल, ये हमें गीत सुना दी, वो भी लिखा प्रदीप का ही है भाई। तो बिना खड़ग और बिना ढाल अगर आज़ादी मिली थी तो गुलामी क्यों हुए थे? आखिर पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हम गुलाम क्यों हुए थे। आज़ादी तो बाद की बात, जो सनातन निरंतर चिरंतन फॉलोअर है किसी देश में, जो सबसे पुराना विश्व का देश हो, जिसने सबसे पहले लोगों को गिनती सिखाई हो, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हो, वो देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि उसकी आपस के अंदर भेद इतने डाल दिए गए हमने अपनी बेवकूफ़ियों से, जाति को हमने ऊपर स्थान दे दिया और उसके कारण से एक दूसरे को नीचे दिखाने पे लग गए। विदेशियों को मौका लग गया, आगे आक्रमण करने आए, लूटने आए, यहाँ बसने के लिए नहीं आए थे। जितने विदेशी आए, अब नाम, क्योंकि आपने इतिहास का विद्यार्थी कोई रहा आप में से 12वीं तक, शायद ही कोई हो, नहीं होगा ना कोई, क्योंकि जब इतिहास का रहा भी हो तो हमें क्या पढ़ाएंगे? बाबर से शुरू करेंगे, औरंगजेब तक आ जाएंगे, 150-200 साल का इतिहास बता के उसमें ही सारा हमें हमारी जो क्षमताएं योग्यताएं हमारी याद को भर देते हैं। ये देश कितना पुराना, सबसे पुराना विश्व में लिखित इतिहास वेद माने जाते हैं। वेद भी लिखित कह रहा हूँ, सबसे पुराना, श्रुति के आधार पर हजारों साल रहा। जब लिखना नहीं आता था तो गुरु से शिष्य सुन के याद करते थे और हजारों साल तक याद के भरोसे ही रहे। जब लिखने की बारी आई वो लगभग 4000 साल पहले, जो कागज़ चाहिए पहले, लिखने वाला चाहिए, कलम चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद की बात। तो अब आप जर्नलिस्ट हो तो आपको बहुत अपने अंदर ये पैदा करना पड़ेगा, क्यों, कैसे, कब, ये सवाल अपने अंदर पैदा, क्योंकि जर्नलिज्म में तो आप साइंस की बैकग्राउंड के भी आए होंगे कि जरूर। कौन कौन है साइंस बैकग्राउंड का? कौन कौन है साइंस बैकग्राउंड से सर पूछ रहे हैं? जिसके पास बताइए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा हो 12वीं तक? नहीं है कोई बाई चांस। आर्ट्स के होंगे, कॉमर्स के होंगे, अकाउंट्स के भी होंगे, तो आप डिफरेंट फील्ड से आए हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इनके टीचर्स की भी, कि लगभग मेरे ख्याल 20-22 टॉपिक आपको पढ़ाने हैं 3 साल में। फिल्म बनाना, फिल्म बनाने के अंदर भी कितने वो एस्पेक्ट हैं। जर्नलिज्म तो कहने को एक हो गया ना, तो इसमें डायरेक्शन अलग आ गई, स्क्रिप्ट राइटिंग अलग आ गई, डायलॉग अलग आ गए, फोटोग्राफी भी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो, मतलब इतना कुछ सीखेंगे। फिर इसके साथ आप PR का काम सीखना, अपनी दुनिया भर। मैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मानता हूँ। जो विद्यार्थी मेरे पे 2 आ भी जाते हैं पूछने, ये तो शौक़ के लिए है। जो जर्नलिज्म में आया है उसको तो शौक़ होना चाहिए। फ़ोन आ गया चैनल से कि 6 बजे वहाँ एक्सीडेंट हो गया, जाके बेटा उसको कवर करना है, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, आदेश आ गया, जाना है। रेल दुर्घटना हो गई, ये हो गया, वो, तो आप तो 24/7 के लिए अपने को तैयार करना है। आज हमारे को इस इंस्टीट्यूट से मुश्किल से 14 साल हुए, 15 साल, 14 साल हो गए। आज आप में से 2-3 बच्चे आप जैसे प्रधानमंत्री के इनपुट देते हैं स्क्रिप्ट में, बोलने में। PMO में हैं 2 बच्चे, चैनल पे भी हैं, ग्लैमर भी है, फिल्म भी बना रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ है। परंतु अपने को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, मेरे होने का उद्देश्य क्या है। आखिर मैं, भगवान ने मुझे भेजा किसी घर में, मैं वहाँ बेटा बेटी बन के आया, छोटे से, आज 18-19 साल के हो गए। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या बनना है। और देश को जानना, पहले तो अपने को जानेंगे फिर देश को जानेंगे। तो हमारे पास तो एक से एक उदाहरण है जानने के लिए।
सर आते हैं हम अपने कार्यक्रम पर, जो हमारा विषय है आज़ादी। तो जैसा कि सर ने बताया और जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज के समय पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो मुहावरा बना हुआ है, ये सटीक नहीं है। क्या वास्तव में जो जातिवाद की बात चल रही है, जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं जाति पे, क्या वो है? आप क्या मानते हैं? सर जैसे हमारे में अभी जो नया यूथ है, हम बहुत देख रहे हैं कि वो आज़ादी मांग रहे हैं। JNU के स्टूडेंट्स है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत आज़ादी कर रहे हैं। उनको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए बेसिकली? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। उनको समझ आ जाएगी तो नहीं मांगेंगे। कोई भी आज स्वतंत्रता चाहिए, कितनी, एक मर्यादा में रह के। उसके लिए हमारे पास उदाहरण भगवान राम का है कि आज्ञा पालन करने के लिए कठोरतम आज्ञा का पालन किया और चले गए। पानी नदी में बहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब बाढ़ आती है, किनारे तोड़ के जाता है, तो वो प्रलय ले आता है, हजारों लोग मरते हैं। तो मर्यादा में रहकर हम, माँ बाप हमारे लिए हमारे आदर्श हैं कि पहला गुरु कौन है? माँ। अब माँ से आज़ादी चाहिए तो माँ तो टोकेगी ना। पहले तो ज़बरदस्ती सुबह खिलाएगी, नहीं बेटी भूखी है तो कमज़ोर हो जाएगी। मतलब कोई भी माँ से ज़्यादा प्रेम करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और माँ, पशु की भी माँ उतना ही प्यार करती है, पर वो एहसास नहीं कराती। और हम सब कुछ जानते हुए सबसे ज़्यादा अनादर माँ का करते हैं। आजकल का यूथ खास तौर पर सबसे ज़्यादा हम टेकन फॉर ग्रांटेड माँ को लेते हैं, लड़ लेते हैं, उसकी माँ बात नहीं मानते। वो भी फिर भी बेचारी इसलिए कह रहे हैं कि वो माँ ही रहेगी। बाप फिर भी गुस्सा कर सकता है, माँ गुस्सा भी करेगी तो खुद रोएगी। तो हम, आज़ादी सबको चाहिए, आज़ादी होनी भी चाहिए, पर सीमाएं सबकी हैं। लक्ष्मण रेखा माँ जानकी ने भी यदि पार कर ली थी तो 15-16 महीने सज़ा मिली, कठोरतम सज़ा मिली। अकेले में रोती थी, जंगल में रहती थी, जंगल से और अति जंगल में। लक्ष्मण रेखा नहीं तोड़ती तो अपहरण नहीं होता। ऐसे हम आज़ादी चाहिए। माँ कहती है बेटा 9 बजे तक घर आ जाना। ये बेटा थोड़ी छूट बेटे को दे देते हैं आज भी कि 10-11 बजे तक बेटे आ जाना। ये तो, परंतु किसके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं? आपके लिए। ये बात शायद उस समय नहीं पहचान पाते हैं। मान आज हम सब क्या कह रहे हैं, फ़ोन कम से कम यूज़ करो। धीरे धीरे ये भी आ गया, संत यहाँ तक भी उपवास करते हो तो 2 घंटे का उपवास फ़ोन से कर सकते हो क्या आप? कि खाने का तो आप 8 घंटे 10 घंटे भी कर लेंगे, क्या 2 घंटे इस डबिया को दूर रख सकते हो? अभी अभ्यास से तो रख सकते हैं। 2000 तक किसके पास फ़ोन था? आपकी जो उम्र है, ये 2005-06 के आसपास के पैदा हुए होंगे आप। तो ये 98 में आया ये तो ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें कितने, पर आज हम उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे। आज़ादी चाहिए। हम टेलीफोन से आज़ाद होना चाहें तो नहीं हो पाएंगे ना। अभी एडिक्शन है ना। तो बहुत आज़ादी का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मायना निकलेगा। परंतु स्वतंत्रता चाहने के बाद भी पक्षी शाम को वापस आता है। साइबेरिया से पक्षी आते हैं भारत में, भरतपुर में, और उन्हें पता है कि 4 महीने बाद वापस लौटना है। तो सबको अपना जीवन भी ऐसे ही भगवान ने दिया, तो हम सबको जाके जवाब देना। हम सब छिपा सकते हैं कैमरों से इसे, परंतु भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते। इसलिए आज़ादी चाहिए, परंतु ऐसा किसी आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं जो हमें बाद में जिसके कारण से शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए आज़ादी भी चाहिए, अपने अंदर संयम भी चाहिए। संयम और आज़ादी दोनों साथ साथ चलें तो उस आज़ादी का फ़ायदा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस तरह के काफ़ी नारे हैं, और उसमें हमें स्वतंत्रता में बच्चों को पढ़ाने का बड़ा अधिकार मिला है। और बच्चे, लड़कियां पढ़ भी रही हैं, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि लड़कियों के लिए आज़ादी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बच्चे, क्या प्रश्न है आपका इस बारे में? सर मेरा नाम महक है। जैसे आपने अभी बोला कि लड़कों को थोड़ी छूट मिल जाती है,
पर ऐसा क्यों? लक्ष्मण रेखा तो सबके लिए होनी चाहिए ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर लड़के रात को बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हो सकता है लड़कियों के लिए वो और सेफ हो जाए। थैंक यू। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चाहिए, मिलनी चाहिए, परंतु घर वाले आज भी उम्मीद क्या करते हैं कि देर होने से पहले मेरी बेटी मेरी बहन टाइम घर पर आ जाए, इतनी। मतलब काम पे आप बड़ी हो जाएंगी तो लड़की नहीं रहेगी जब आप एक मेच्योर है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं बच्चे, अब वहाँ सवेरे 6 बजे जा रहे हैं, नोएडा गुड़गांव और आते आते 9 बजते, करना पड़ेगा काम। काम करने की यार वो दोनों में अंतर है। आज़ादी का अर्थ कपड़े पहनने की आज़ादी कितनी चाहिए, पर उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ हमें समझ में आ जाए और वो समझेंगे हम अपने रोल मॉडल कौन है मेरा। हर आदमी का अपना एक रोल मॉडल होता है निश्चित तौर पर। वो घर का भी आदमी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, कोई अध्यापक भी हो सकता है। उसको देख के ही तो हम सोचते हैं ना आज फैशन कैसे बनता है, फैशन बदलता कैसे है। हमारे ज़माने में देवानंद कैसे बाल बार है उसी को देख के फैशन था। पैंट इतनी चौड़ी चौड़ी पहनते थे तो वो फैशन था। उसके बाद बहुत टाइट आ गई तो बदलता रहा ना, शाश्वत नहीं। पर शाश्वत क्या चीज़ है? तन के वो सब अंग ढके हुए होने चाहिए जिसको देखकर किसी को ज़्यादा उस अंग को देखने की अभिलाषा पैदा हो। तो हमारे को अपनी चीज़ का हमें स्वयं पता है ना, वो कमज़ोरी सब में हो सकती है, होती है, परंतु हम अपना प्रदर्शन या नुमाइश ना बने, औरों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी मर्यादा में रहकर खूब। अब कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बड़ा ऑड लगता है, पर उनको कुछ समझा दे तो समझ भी जाएंगे। अब ये एक दूसरे के दोस्ती में भी समझा सकते हैं। टीचरों की हिम्मत ज़्यादा नहीं रही हमारे ज़माने में, तो कोई टीचर जब तक दिन में एक आध बार इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट को डंडा यूँ रखते थे और बहाना ढूंढते थे और कुछ नहीं मिला, तुम्हारी क्लास में शोर हो रहा था, टीचर नहीं आया था, तुम नहीं पढ़ा सकते थे आधा घंटा, इसी बात पे करो हाथ आगे। अब समय बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं स्थिति, परंतु हमने अल्टीमेटली जीवन को अपना क्या बनाना है, उद्देश्य तो है ना। मैं जर्नलिस्ट बनना है तो मैंने जर्नलिस्ट के लिए मेरे लिए रोल मॉडल कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सुना है आपने? किसने सुना? मतलब मैं सिर्फ जर्नलिस्ट के तौर पे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो परंतु उसके नाम पर पूरा मेडिकल कॉलेज कानपुर में ऐसा शहीद भी था, राइटर भी था, लेखक भी था। सबसे पहला जो हिंदी के अंदर जिसने हिंदी शब्द को या हिंदी को ये रूप दिया कौन था? नहीं आपको पता होगा, मुझे भी मालूम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस में काशी जी में। तो उन्होंने सबसे पहले शेक्सपियर से ज़्यादा लिखा हुआ है। शेक्सपियर के नाम आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा नाटककार था, ये था वो था। जो कुछ वो था उससे 1.5 गुना भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो अब मैं इतना कह रहा हूँ तो आपकी क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए। अब आपको गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सोचें और एक दूसरे को भी बताएं। 40 साल से उम्र में वो चले भी गए इतना बड़ा काम करके। तो आज मतलब पिछले 10-5 साल में बड़ा जर्नलिस्ट कौन हुआ है जिसके नाम से हम प्रभावित हों? अरुण शौरी, जिसने बोफोर के टाइम में घोटालों के ऊपर बड़ी मेहनत की। ऐसे कई हमारी बेटियां हैं। आज भी किसी चैनल को देखो जो एंकर में या जो खोजी पत्रकारिता में, चाहे श्वेता सिंह हो या वो ओम क्या कश्यप है, आज तक में कहीं भी बहुत आगे हैं। तो आज हम पर होना क्या चाहिए उद्देश्य? केवल सनसनी पैदा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। खबर को, एक्सीडेंट की खबर देने में तो रुचि दिखाएं, देश में पॉजिटिव काम हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा ना करें, तो ये जर्नलिज्म का धर्म नहीं है। देश को हमने अच्छा बनाना है और जैसा बनाना है वैसी खबरें भी तो दें। दूसरी खबरों को थोड़ा सा डाइल्यूट भी कर सकते हैं, थोड़ा कम। रेल दुर्घटना हो गई, अब कल की एक दुर्घटना है, किस ने मान लो बिहार के अंदर कुछ मकान जलाए गए, उसके कैसे पुटअप करना है एज ए एंगल, आपने सबने अपना अपना एंगल देना हो। तो मैंने कल लगभग सारे चैनल देखे, उसको एंगल कोई तो दे रहा है कि दबंगों ने दलितों के मकान जला दिए। फिगर है 20 मकान से लेके 80 तक। तो इसका मतलब हम अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हैं।
अगर संख्या भी ठीक नहीं दे पा रहे, बाई चांस जलाने वाले भी दलित हैं और जिनके जले वो भी दलित हैं, परंतु एंगल क्या आ गया, दलितों के मकान दबंगों ने जला दिया। तो देश में जो फूट पैदा करना चाह रहे हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दे के वेमिनिस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, हेट्रेड पैदा करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, वो एंगल नज़र आ गया। गलत घटना है, नहीं होनी चाहिए, ज़मीन के डिस्प्यूट हैं कोई सर्वे में, परंतु आप मकान जला के क्या किसी को क्या मिला, मकान क्या झुग्गियाँ हैं बेचारों की, परंतु एंगल क्यों दे रहे हो उसमें? उसके अंदर यदि एंगल दे के आप भड़काने की कोशिश करें, अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे, देश में विभाजन पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो अब जर्नलिस्ट का धर्म नहीं है। पत्रकारों को भी एक लिमिट तक पत्रकारों को भी एक लिमिट तक स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या मानते हो आपके पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है? सर आजकल पत्रकारों को सोशल मीडिया पे या मीडिया जो पत्रकार हैं उनको काफ़ी थ्रेट्स मिलते हैं, उनको जान की धमकी मिलती है, तो उस पर आपका क्या है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते उस धमकी की वजह से? एक तो जिसको ये सोशल मीडिया जिसको कह रहे हो आप लोग, सबसे ज़्यादा अनसोशल कोई है तो ये सो कॉल ये जो ये यूनिवर्सिटी जिसको बता देना, चाहे जिसके मन में जो आए, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, जिसके जो मन में आए वो बोल देता है। जिसको ABC नहीं पता किसी चीज़ की, वो अपना ज्ञान उसके अंदर ज़बरदस्ती हमारे दिमागों में डालने की कोशिश करता। तो ना तो दूसरी जो थ्रेट की बात है, वो पॉपुलर होने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए कोई कहता मुझे थ्रेट आई है। कौन आदमी किसको थ्रेट देगा? बिना किसी कारण, बिना कोई कॉज ऑफ एक्ट होता है ना, कॉज एंड एक्शन, कोई भी चीज़ बिना किसी कारण नहीं होती। अगर रेल दुर्घटना करने के लिए किसी ने रेल के आगे गर्डर रख दिया, लकड़ी का लठ रख दिए, वो आप रिपोर्ट करें, यह आपका धर्म है। क्या एंगल देंगे ये भी फिर आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो वहाँ आपको जर्नलिस्ट को सत्य कहना है, सत्य की कैजुअलिटी ना हो, सत्य की हत्या ना हो, ये ध्यान करके आप रिपोर्टिंग करिए। दूसरा क्या है फिर, वो कहना है जिससे समाज का भला हो। अगर मैं सच है, एक गाय को कसाई, गाय जा रही है दौड़ती हुई, उसके पीछे पीछे कसाई जा रहा है, मुझे पता है ये कसाई है, मेरे से पूछ रहा है आपने देखी है गाय इधर गई है, तो मैं सच बोलूँगा तो गाय की हत्या होगी, झूठ बोलूँगा तो गाय बच जाएगी, उससे थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसे में चॉइस फिर आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि उस समय आप कितने अलर्ट हैं और दोनों में से कौन सा नुकसान आपको ठीक लगता है। गाय बच जाए तो थोड़ी सी झूठ भी बोलने में भगवान भी आपको क्षमा करेगा। तो बहुत आपके दिन में से 100 बार अपनी परीक्षा खुद लेंगे आप। सबसे मुश्किल पेशा है ये। बाकी सारे पेशों में झूठ बोलने का लोगों का स्वभाव बन सकता है, परंतु आप झूठ बोलेंगे तो समाज का अहित होगा, देश का अहित होगा। तो राष्ट्र प्रथम ध्यान करके जर्नलिज्म करें, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी तपस्या है। उसके बावजूद अपनी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं करें और केवल ये दें कि सत्य क्या है, तो आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। अच्छे जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको सटीक पत्रकारिता करनी है, देश हित में करनी है, राष्ट्र प्रथम की भावना आपको साथ में रखनी है और हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है। आपको किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है, उसके आपके पास साक्ष्य होने चाहिए और साथ साथ आपको एक जिज्ञासु बनना है कि आप जर्नलिस्ट हो। जब तक आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, जब तक आपको नहीं पता स्वतंत्रता के बारे में हम बात करें तो हमें स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।